हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम टालकाट पार्सन्स की प्रतिमान विकल्प या प्रतिमान चर की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में प्रतिमान चर या प्रतिमान विकल्प की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने इस अवधारणा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने से पूर्व द्वंद्व की स्थिति में फंस जाता है और ऐसे में द्वंद्व की उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह जो दृष्टिकोण अपनाता है वही प्रतिमान चर कहलाता है। पार्सन्स बताते हैं कि प्रतिमान चर प्रत्येक समाजों में पाए जाते हैं और समाज में संतुलन एवं अस्थायित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी संस्कृति तथा सामाजिक तथ्य यह निश्चित करते हैं कि व्यक्ति किसी सामाजिक क्रिया को करने से पूर्व किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाएगा। पार्सन्स के अनुसार चूंकि प्रतिमान चर द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के परिणाम हैं, अतः ये युग्मों में होते हैं और ये 5 प्रकार के हैं। इसमें पहला युग्म है रागात्मकता एवं रागात्मक तटस्थता। इस प्रकार का विकल्प व्यक्ति या कर्ता के आंतरिक प्रेरणाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी शासक द्वारा अपने अधिकारी का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि वह व्यक्ति उसके प्रति कितनी निष्ठा और आदर रखता है, तो यह निर्णय रागात्मक कहा जाएगा। इसके विपरीत यदि चुनाव का आधार व्यक्ति की योग्यता हो तो इस निर्णय को रागात्मक तटस्थता कहा जाएगा। रागात्मक तटस्थता की स्थिति कर्ता को स्वयं की संतुष्टि करने के बजाय सामाजिक नियमों पर ध्यान देने पर बल देती है, जैसा कि आधुनिक समाजों में होता है। दूसरा युग्म है स्वकेंद्रित बनाम समूह केंद्रित। जब व्यक्ति या कर्ता के स्वयं के हित समाज या समूह के हितों से टकराते हैं तो यह द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करता है ताकि उसकी वस्तुएं बिक सकें। उसका ऐसा करना स्वकेंद्रित विकल्प के अनुरूप है। इसके विपरीत एक चिकित्सक से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने मरीज को वास्तविक स्थिति से परिचित कराए, न कि उसकी स्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न करे। ऐसे में मरीज की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर वह समूह केंद्रित विकल्प का चयन करता है। तीसरा युग्म है अति अनुरक्ति बनाम सार्वभौमिकता। द्वंद्व की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कर्ता के अपने या अपने समूह के हित सार्वभौमिक मूल्यों से टकराते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक यदि कक्षा में छात्रों को श्रेणी प्रदान करते समय निष्पक्ष रहता है तो उसका व्यवहार सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप है, और यदि वह कक्षा में पढ़ रहे अपने पुत्र या पुत्री को पक्षपाती होकर श्रेणी प्रदान करता है तो यह अति अनुरक्ति होगी। अगला युग्म है गुण बनाम उपलब्धि का। जब कर्ता के गुण एवं उपलब्धियों के बीच द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। प्राचीन समय में व्यक्ति को परिस्थिति उसके गुणों जैसे आयु, लिंग, जाति, रंग, वंश के आधार पर प्राप्त होता था। जैसे राजा का पुत्र राजा होता था, उसका पद वंश पर आधारित था। दूसरी तरफ आधुनिक समय में पद व प्रतिष्ठा व्यक्ति की उपलब्धियों पर आधारित होती है, जो उसकी योग्यता या क्षमताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि जन्म से नहीं बल्कि अपनी योग्यताओं के आधार पर बनते हैं। अगला और अंतिम युग्म है व्यापकता बनाम विशिष्टता का। द्वंद्व की इस स्थिति को पार्सन्स कुछ इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में अधिकारी तंत्र के ढांचे में कोई स्पष्ट श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था,
एक अधिकारी या कर्ता एक दूसरे से भिन्न प्रकार का कार्य कई बार साथ साथ करता था, जैसे प्रशासकीय और न्यायिक कार्य। इस प्रकार से उसका संबंध काफी व्यापक है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में अधिकारी तंत्र में स्पष्ट सम विभाजन पाया जाता है और इसका झुकाव विशिष्टता की तरफ है। इस प्रकार से पार्सन्स ने प्रतिमान विकल्पों की विवेचना के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति या कर्ता क्रिया करते समय विकल्पों के युग्मों में से किसी एक का चुनाव करता है और अपनी भूमिका को निभाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।